बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईमान न्यूज़ में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि कल 26 नवंबर है और कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए ये अहमियत का हामिल है कि कल फॉरेन फंडिंग केस जो पीटीआई का वो भी चीफ जस्टिस जनाब सरदार रज़ा ख़ान साहब की निगरानी में सुना जाएगा। और इसके अलावा पीपल पार्टी और नून लीग का भी इसी तरह जो उनके केसेस हैं फंडिंग केस के, वो भी कल सुने जाएंगे। और कल से जो पीटीआई का केस है फॉरेन फंडिंग का, वो डे बाय डे सुना जाएगा। ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो रेबर कमेटी थी मौलाना फजल रहमान की, उनकी ख्वाहिश पे ये सुना जाएगा। और उन्होंने अगले इससे पहले पूरा जत्था एक गया था पीटीआई के लिए कि उसकी जो फॉरेन फंडिंग केस की जो हेयरिंग है वो डे बाय डे होनी चाहिए, और इसको तस्लीम कर लिया था जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार रज़ा ख़ान ने। और वो कल 26 नवंबर से सुनी जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कल का दिन इस लिहाज से बड़ा अहमियत का हामिल है। और कल के दिन ही मौलाना की दोबारा एपीसी बुलाई गई है, जिसमें बिलावल ज़रदारी आएंगे और शहबाज शरीफ नहीं आ सकते चूँकि वो लंदन में है, लेकिन उनकी तरफ से उनका वफ़द आएगा जो बाकायदा तौर पे इस मौलाना की एपीसी में शमूलियत इख्तियार करेगा। सुनने में ये आया है कि मौलाना ने जो बात की है एक इंटरव्यू में, और उन्होंने ये कहा है कि मुझे बाकायदा तौर पे मुतमईन करके भेजा गया इस्लामाबाद से कि 2020 के पहले 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे और इस तरह इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये उनको बाकायदा तौर पे कहा गया है। ये मौलाना के इंटरव्यू की बातें उन्होंने कहा है कि मुझे मुतमईन कर दिया गया है, लिहाजा वो बड़े मुतमईन थे। अब ये कौन है जिन्होंने मौलाना को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए है? मैं समझता बड़े सियासी लोग थे जिन्होंने मौलाना को इस तरह का चकमा दिया है। बहरहाल इस तरह को कोई लग नहीं रहा कि हुकूमत कोई इस तरह करना चाहेगी कि इलेक्शन जो होते हैं पाकिस्तान के हों या जहाँ कहीं भी हों, उनके ऊपर बड़ा ख़र्चा आता है। और अभी पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देते कि दोबारा पाकिस्तान के अंदर इस तरह इलेक्शन कराए जाएं। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मौलाना का जो ये दावा है वो कितना सच्चा है कितना झूठा है, लेकिन ये फिर से एक दफ़ा दोबारा मौलाना एक्टिव होने लगा है। पहला चूँकि इसका जो प्लान ए था, बी था, सी था, वो सारे के सारे फेल हो गए, कामयाब नहीं हुआ। तो अब ये कोई दूसरा इस तरह का काम करेगा जिससे हुकूमत को उलझन में फंसाएगा। और इसी तरह इसका काम है हमेशा हुकूमत के ऊपर प्रेशर रखना, और ये प्रेशर जो है ये काम करेगा चीफ़ इलेक्शन कमीशन जनाब सरदार रज़ा ख़ान पे भी। और लगता यह है कि चीफ़ जो है इलेक्शन कमीशन वो चूँकि एक मुतनाज़ शख्स है पीटीआई के लिए, चूँकि पीटीआई के हक़ में कभी उसने फ़ैसला नहीं किया और हमेशा इमरान ख़ान साहब ने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया है इससे पहले अपने जलसों में। तो लगता यही है कि ये कोई मैनेज शुदा प्रोग्राम है दोनों चीफ़ों का, यानी चीफ़ इलेक्शन कमीशन और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि मैं यहाँ पे चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि पहले उन्होंने इमरान ख़ान साहब के बारे में ऐसी बातें की जो कि अच्छा नहीं लगा, हमें पूरी आवाम को अच्छा नहीं लगा। अब एक और बात सामने आई है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने एक दरख्वास्त काबिल समात मंजूर की है। वो हैं जनाब वकील रियाज हनीफ राही साहब हैं, जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि जनाब जो आर्मी चीफ़ हैं उनके ओहदे में तोसी क्यों की गई है 3 साल की,
और ये दरख्वास्त बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है और इसको चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने सुनने के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इस तरह लग रहा है जैसे कि कोई ये पहले कोई मैनेज शुदा प्रोग्राम है, क्योंकि आप देखें ना, ये दोनों चीफ जाने वाले हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी दिसंबर में जाना है और इसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन जो है सरदार रज़ा ख़ान साहब, उन्होंने भी दिसंबर में जाना है। तो ये कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पीटीआई की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा पहले कोई प्लान किया गया है कि इस तरह से हम इसको घर जाते जाते इतना बड़ा नुकसान पहुंचा के जाएंगे या घर भेज के जाएंगे। ये अब किन के साथ इनका मैनेज हुआ है ये आगे चल के इंशाल्लाह पता चल जाएगा, लेकिन लग इस तरह रहा है कि कोई इस तरह का प्रोग्राम मैनेज हुआ है। क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि हमारे पास नफरी कम है और हमारे पास केसेस ज़्यादा हैं, और इसकी दरख्वास्त की सुनवाई जो आर्मी चीफ के ओहदे के ख़िलाफ़ आई है वो तो इतनी जल्दी जनाब कबूल हो गई है, मंजूर भी हो गई है कि उसको बहुत जल्दी केस सुना जाएगा। हालांकि आप देखें कि मॉडल टाउन का केस पड़ा हुआ है, 6-7 साल हो गए हैं, उसको किसी ने नहीं पूछा। फिर डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन को आप देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे, उनका केस है। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं जिनको राजा रेंटल के नाम पे पुकारा जाता है, और इस तरह के सारे केस बहुत पुराने जो पड़े हुए हैं उनके ऊपर तो कोई हेयरिंग नहीं हो रही और वो सर्द खाने में पड़े हुए हैं। जनाब डॉक्टर आसिम भी मज़े कर रहे हैं, शर्जील मेमन भी मज़े कर रहे हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मज़ा कर रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी मज़े कर रहे हैं। वो तो चीफ जस्टिस साहब को नज़र नहीं आते और उसके ऊपर तो कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन ये केस बड़ा जल्दी नज़र आ जाता है जनाब आर्मी चीफ का, जो उनके ओहदे की नौकरी की मुद्दत में तोसी की गई है, 3 साल की हुकूमत ने की है। ये बहुत बड़ा एमरजेंसी केस बन गया है जनाब हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ऐसे जहन के अंदर एक सवाल तो उठते हैं ना कि जब ये पुराने केस पड़े हुए हैं, इनका कोई अभी तक कोई इनका फ़ैसला नहीं हो सका। मतलब एक शर्जील मेमन ने तो इस हद तक कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, जब इनके कमरे से शराब पकड़ ली थी तो उसको उन्होंने शहद की बोतलों में कन्वर्ट कर लिया था, फिर भी उसके बावजूद उसको कुछ भी नहीं कहा गया और जनाब वो मज़े कर रहा है। तो ये एक नज़र आता है कि कोई इस तरह का, ये दोनों चीफ पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सोच रखते हैं, या खुदा न खास्ता फिर इनके पीछे कोई ऐसा हाथ है जो इनसे कोई काम इस तरह का करवाना चाहता है। आखिरी बात करूंगा मेरे दोस्तों, आज शेख रशीद साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि तो नवाज़ शरीफ का केस है उसके ऊपर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जो गन था अपने साथ सारा ले गए। अभी पाकिस्तान की हुकूमत एक अच्छे तरीके से काम करेगी, वो काम करने नहीं दे रहे थे। इस तरह की बातें शेख रशीद साहब ने कहा है, बड़े दबंग तरीके से उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो उनके जो डॉक्टर हैं अदनान, और एक और डॉक्टर का नाम भी उन्होंने लिया है, कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने इस तरह की जेली मेडिकल रिपोर्ट बनाई है और हुकूमत और अदालतों को उन्होंने गुमराह की है, तो उसके ऊपर बिल्कुल उनकी छानबीन होनी चाहिए। और आखिरी बात ये भी है कि जनाब वफाकी हुकूमत ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है कोर्ट में कि परवेज़ मुशर्रफ का जो फ़ैसला 28 नवंबर को सुनाना था उसको रोका जाए। फ़िलहाल उसको नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे सुने बगैर आप कैसे फ़ैसला सुना सकते हैं, जो ख़ुसूसी अदालत है, लिहाजा मुझे सुनने का मौका दिया जाए। तो इसी चीज़ को मौक़िफ़ बनाते हुए जनाब वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दी है। जो दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की तरफ से है और जो दरख्वास्त परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से है, जो ये दोनों तकरीबन इनका जो मिलता जुलता मफ़हूम है। तो अब देखते हैं कल इसके ऊपर समाअत होगी, इसका क्या फ़ैसला आता है वो भी आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन
कल तक इंतज़ार करते हैं। तो कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। जो भी नई अपडेट्स होंगी आपको बताएंगे। जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे। और मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अच्छी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।